बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। इस पूरे हफ्ते में या आप कहें चंद दिनों में बहुत तेज़ी के साथ ना सिर्फ सियासत के अंदर तब्दीलियाँ देखने में मिली बल्कि पाकिस्तान के अंदर कवानीन बारे भी बहुत सारी तब्दीलियाँ हमें देखने में मिली हैं। जिन मौज़ूआत पर आज प्रोग्राम मुकाबिल में हम बड़ी तफसील के साथ बात करने जा रहे हैं उनमें एक तो ज़ाब्ता फौजदारी ताज़ियात पाकिस्तान और कानूनी शहादत में 700 के करीब तरामीम के मुसवदे की जो मंजूरी वफाकी हुकूमत ने दी है उसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन बारे पाकिस्तान के हवाले से जो तफसीली रिपोर्ट जारी की है उसका जायजा भी लेंगे और लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर रिवर रावी प्रोजेक्ट को आखिर गैर कानूनी क्यों करार दिया है इसके ऊपर भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। हारून साहब हमारे साथ ही मौजूद है। हारून साहब, मैं इस हवाले से तो आपसे बात करूंगी कि ऑपोजिशन की तो अक्सर सेनेट में, मगर उसके बावजूद स्टेट बैंक का तरमीमी बिल जो है वो मंजूर हो गया, मगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बारे ये कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत यानी कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ बहुत बड़ी चार्जशीट है। वो ये तो दो अलग अलग सवालात है ना। देखिए ना, वो जो चार्जशीट है उस पर असद उमर साहब हैं, उनसे रब्ता करें, उनसे बात करते हैं, फिर मैं जी असद उमर साहब आ रहे हैं हमारे साथ। बाकी मैं आपसे आप हर दफ़ा आपको बताता हूँ कि भाई ये कोई नहीं है, ये नो कॉन्फिडेंस वगैरह के मामले में भी सीरियस नहीं है और ये अपना लॉन्ग मार्च वगैरह के सिलसिले में कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है। उनके अंदर इत्तफाक राय नहीं पाया जाता, ख्यालात में हम आहंगी नहीं है, वहदत फ़िक्र नहीं है। वरना सेनेट में सबसे पहले नो कॉन्फिडेंस मूव लाएं। वो उल्टा होता ये है कि जब भी कोई अहम मसला होता है लोग इनके गायब हो जाते हैं और आज भी कई लोग गायब थे आपने देखा ही है। जी जी। तो अपोजिशन के अंदर कोई कोहियन नहीं है, हुकूमत की अपनी नाकामियां हैं, मगर अपोजिशन वाले आपसे हमेशा अर्ज करता हूँ अलग अलग डील कर रहे हैं। और अब भी जाहिर है कि बीच में लोग कैसे गायब हो गए और उनकी मेजॉरिटी है और वहाँ कोई से बात करते हैं। हारून साहब, इस पे तफसील से बात करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं इस पर तफसील से। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सर, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। बजाय इसके कि बहुत सारे सवालात एक साथ हो, एक बड़ा कॉमन सा सवाल जो मैं पूछना चाह रही हूँ अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से आपसे। सर, मुझे ये बताइएगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को लेकर पूरे पाकिस्तान में अपोजिशन एक अलग मौक़िफ़ दे रही है, आपकी पार्टी के अंदर से एक अलग मौक़िफ़ आ रहा है। सिर्फ एक मुख्तलिफ आवाज़ वफाकी वज़ीर इसाक़ खाक़वानी साहब की हमें सुनने को मिली है जो कहते हैं कि 100% किसी पर भी जानिबदारी का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। आपसे सवाल और भी करूंगी, मगर इस रिपोर्ट को लेकर आपका अपना ज़ाती मौक़िफ़ क्या है? देखिए, रिपोर्ट जो है वो उसको कई मुख्तलिफ तरीके से आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या करप्शन है? बिल्कुल है। क्या करप्शन के सद्देबाब के लिए जो पाकिस्तान की कौम देखना चाहती है, जो बड़े बड़े चोर हैं, क्या उनको सजाएं मिल रही हैं? नहीं मिल रही। तो परसेप्शन, करप्शन की हकीकत भी है और करप्शन की परसेप्शन भी है और उसकी ठोस वजूहात है। बाकी जो टेक्निकल अगर आप बात करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा चेंज जो आया है वो डेमोक्रेटिक वेरिटीज जो इंस्टीट्यूशन है, अब वो अपना डेटा ना डिस्क्लोज करते हैं तो हमें नहीं पता कि वो कहाँ से आया। लेकिन हमें ये पता है कि पिछले 2 साल 3 साल से लोग देख रहे हैं कि किसी के बड़े लीडर के चपड़ासी के पास से अरबों रुपए निकल जाते हैं, किसी फलूदे और पापड़ वाले के पास से अरबों रुपए निकल जाते हैं, लेकिन सजाएं किसी को नहीं होती। तो इस माहौल के अंदर जाहिर है लोगों के अंदर एक फीलिंग है कि जी करप्शन बेतहाशा है मुल्क के अंदर और फ्रस्ट्रेशन भी है कि कोई सजाएं जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही। वरना इमरान खान का जो बदतरीन जो नाकद है वो भी कोई ये तो नहीं समझता कि इमरान खान कोई करप्शन कर रहा है या वो करप्शन अलाउ करता है, वो तो जाहिर सवाल से बाहर है। ठीक है, हारून साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आप कोई सवाल करना चाहेंगे असद उमर साहब से? बस सवाल तो बुनियादी तौर पे यही है कि भाई फिर इसका सद्दबाब किस तरह से मुमकिन है और इस रिपोर्ट के बारे में आपको मालूम है कि ये किस तरह लिखी जाती है, कौन लोग लिखते हैं, किन अदारों ने ज़्यादा यानी एतराज़ात किए हैं इस पर। ये अचानक है जी करप्शन बड़ी तो नहीं है, बहरहाल ये तो जाहिर है कि करप्शन तो मौजूद है मगर बड़ी तो नहीं है, बड़ी नहीं है और सीनियर लेवल के हायर लेवल के ऊपर तो नहीं है। उसके डेमोक्रेटिक वेरिटीज की रिपोर्ट के अंदर भी अगर आप देखें तो उसमें हायर लेवल करप्शन को तो वो खुद कह रहे हैं कि ये कम हुई है, लेकिन इसमें एक से ज्यादा सिर्फ वो नाम उसका करप्शन इंडेक्स है हारून साहब, लेकिन इसके अंदर सिर्फ वो करप्शन को नहीं मेजर कर रहे। वो एक जो एलिमेंट एक और जो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने इस्तेमाल किया है वो ये कहते हैं कि जी आज़ादी सहाफत खत्म हो गई और ये कतगन लगा दी गई अदलिया के ऊपर, अदलिया आज़ाद नहीं। और ये आपको पता है कि पिछले 2 साल से 3 साल से एक बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है
उसके पीछे इंटरनेशनल जो लोग भी मौजूद हैं, वो इंडिया वाले जो चलाते रहे कैंपेन, वो तो बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। उनके जो सोशल मीडिया का जो सारा स्कैंडल था, तो बाकायदा एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान जो है उसमें ना कोई आज़ादी इजहार बचा है और ना यहाँ की असली आज़ाद है, जो दायरे हकीकत से करीब भी नहीं है। तो इसमें नाम तो ऊपर करप्शन इंडेक्स है, लेकिन बहुत सारे मुख्तलिफ चीजें यहाँ पे आई हैं जिसको मिल के मजमुआ बना के इन्होंने ये नतीजा निकाला है। ठीक है सर, मुझे ये बताइएगा कि आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो आप बयान कर रहे हैं, या आपको इस इदारे के मुस्तनिद होने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं? नहीं, मुझे जो सच्ची बात है कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि वो हमें 24 पॉइंट दे रहे हैं या 28 पॉइंट दे रहे हैं। जाहिर है वो जब डेटा तफसील से आ जाएगा उसको देख भी लिया जाएगा। मैं तो बहैसियत पाकिस्तानी और बाकी पाकिस्तान की जो 22 करोड़ अवाम है वो देखना चाहती है इस मुल्क के अंदर कि जो करप्शन करे, जिसके शवायद सारे कौम के सामने आ जाएं, वो किसी नतीजे पे पहुंचे, उसको कुछ सजा मिले, कोई इबरत का निशान बने, ताकि पाकिस्तान में ये दोनों हाथों से मुल्क को लूटा जाता है वो कमी आ सके। उसके अंदर जाहिर है एक हुकूमत का रोल है, हमारा प्रोसिक्यूशन का रोल है केसेस बनाने, लेकिन वो भी आपको पता है कि हमारे निज़ाम के अंदर, और शायद दुरुस्त ये फैसला किया गया कि इसका जो मेन इदारा है वो ऐसा ना हो जो हुकूमत के कंट्रोल में हो, ताकि हुकूमत जो है वो अपने मुखालफिन के खिलाफ ना इस्तेमाल कर सके। तो नैब एक आज़ाद इदारा है जिसका मेन रोल बनता है बड़ी ये जितनी भी करप्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए। फिर केसेस जाते हैं वो अदालतों के अंदर जाते हैं। मेरे ख्याल में तो अदालत को भी शायद देखना चाहिए अपने जो प्रोसीजर हैं, जो तारीखें लगती रहती हैं। अब वो शहबाज शरीफ का केस देख लें, आप ब्लैक एंड व्हाइट केस है, चपड़ासी के अकाउंट में से अरबों रुपए निकले में, जवाब आगे से ये मिल रहा है कि जी हमें तो नहीं पता कि कौन डाल के चला गया। फिर वो ज्यादा सवाल पूछो तो वो कहते हैं बच्चों से पूछ लो, हमें क्या पता, बच्चे कहते हैं वालिद से पूछ लो, और केस जो है वो लटका हुआ है। ये तो मेरी तो रिक्वेस्ट होगी अदालत से कि वो भी अपने कोई प्रोसीजर्स वगैरह को देखे और कोई कौम को नजर तो आए, इंसाफ होता हुआ तो नजर आए। ठीक है, लेकिन सर आप लोगों के हवाले से या हुकूमत के हवाले से ये भी नहीं, लेकिन आप भी तो केस ठीक नहीं बना सके ना। देखिए ना, 100 गवाह आपने उसमें दे दिए, 100 गवाह, और 100 गवाह तो भुगतते भुगतते 5, 6, 7, 8 साल लग जाएंगे। वो तो केस भी तो ठीक नहीं बनाया। नैब को भी आपको ही ठीक करना था, उसकी जो कमियां और खामियां थी, ये तरबियत की कमी थी और काम करने वालों की कमी थी, एफिशिएंसी को बढ़ाना था। इसी तरह FIA को भी तो आप ही को ठीक करना था। अदालत में तो आप ज़ाहिर मुदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन बाकी अदारों को तो आपने बेहतर बनाना था। 3 साल तक आपको चकमा देते रहे अपना शहजाद अकबर साहब, अब आके आपको पता चला कि वो चकमा दे रहे हैं। अच्छा हारून साहब, इसमें बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं कि हुकूमत का जो है उसके अंदर एक किरदार है और एक अहम किरदार है, और इदारे ऐसे हैं भी जो हुकूमत के कंट्रोल में है। लेकिन नैब वाले इशू पे मैं आपसे माजरत के साथ इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि अगर हुकूमत की ज्यादा मुदाखलत आपको नजर आई ना नैब के अंदर, तो जो उनकी साख है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो उनको कोई चाहिए, कोई इख्तियारात कोई मजीद चाहिए, उनको वसाइल चाहिए को काम करने के लिए, तो हुकूमत उनको हेल्प कर सकती है। बाकी हमने चेंज करने की कोशिश की कि नैब के कानून के अंदर उसको फोकस किया जाए कि जिस तरीके से आपने ये, मेरे ख्याल में आपका दुरुस्त ये पॉइंट है कि 100 विटनेस वाले केस की क्या जरूरत है, हर केस प्रूव करने की जरूरत नहीं है। 4 तो बड़े केस प्रूव करें ना, जो 7, 8, 10 विटनेस हैं उनको लाएं, वो आपके दुरुस्त बात है। इसी तरीके से जो नैब ने भी हर किस्म की करप्शन पाकिस्तान में देखनी शुरू कर दी है और उसकी वजह से वो चीजें फैल गई हैं, उनको भी दोबारा रिफोकस करने की जरूरत है कि जो बड़े बड़े केसेस हैं, जो सबसे अहम ओहदों पे लोग बैठते हैं, उनको पहले एक सिरे तक पहुंचाएं, और उसके बाद जब बिल्कुल वहां पर इत्मीनान हो जाए लोगों को कि हाँ बाकी इंसाफ होता हुआ नजर आए, तो फिर जरूर छोटे लोगों के पीछे भी जाए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं मुदाखलत की बात नहीं कर रहा, मैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। उसमें तो आप हेल्प कर सकते हैं ना। सर हम बिल्कुल हाजिर हैं। जैसे मैंने कहा कि हुकूमत जो है वो वसाइल दे सकती है, तो हुकूमत जो है अगर कोई इख्तियारात में कमी नजर आ रही है नैब को, वो हमसे रुजू कर सकते हैं। तो जो भी उनको सपोर्ट चाहिए उसके लिए तो हम हाजिर है। इसी तरीके से कोर्ट्स के लिए जो है, अगर कोर्ट्स चाहते हैं कि हुकूमत की तरफ से कोई मदद की जाए, कोई उनको सपोर्ट की जरूरत है, तो हम हाजिर हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन मजमूई तौर पे चाहे आप हुकूमत ले लें, नैब ले लें और अदलिया ले लें, रियासत पूरी पाकिस्तान की जो है वो पाकिस्तान के अवाम को मुतमईन करने में इस वक्त नाकाम है कि इस मुल्क में इंसाफ हो रहा है,
बड़े बंदे जो हैं उसके लिए इतवार को भी खुल के कोर्ट जो है वो बेल दे देता है, और एक छोटी चोरी करने वाला जो है, अभी आपने केस देखा, उसको बेल देने से इनकार कर दिया गया। लेकिन असद उमर साहब, पूरा बार आप सिर्फ अदालतों के ऊपर तो नहीं डाल सकते, इस पूरे सिस्टम के अंदर सिर्फ अदालतों के हवाले से तो नहीं हम कह सकते। नहीं, मैंने तो नहीं कहा सिर्फ अदालतों, मैंने तो हुकूमत को शामिल किया इसके। मैंने तो कहा कि तीनों जो लोग हैं, तीनों को मिलकर ये काम करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। चलिए, असद उमर साहब ने, साख हाकमानी साहब के बाद असद उमर एक वाहिद शख्स है जिन्होंने तस्लीम किया कि करप्शन है, ये वो तस्लीम कर रहे हैं, मगर सजाएं नहीं होती ये भी वो तस्लीम कर रहे हैं, यानी कि अपनी गलती भी तस्लीम कर रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन का अमल जितना भी है हुकूमत के अंदर वो बड़ा वीक है, कमजोर किस्म के तरीके का केस आगे जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, जिसके बाद अदालतें अपने हिसाब से फैसला देती हैं। देखिए, हमें थोड़ी सी ना प्रोग्राम की तरतीब बदलना होगी। हम पहले करना चाहते थे उसमें पॉलिटिक्स से पहले इसी पे बात कर ले। देखिए, एक बात, कुछ चीज़ों की तरफ उन्होंने इशारा किया, जिस मनसब पे वो हैं उसके रहते हुए ज़ाहिर है वो एहतियात ही से बात कर सकते थे। देखिए, सारा अदालती निज़ाम ही नाकस है, पुलिस नाकस है, FIA नाकस है, नैब नाकस है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और वो फिर सिर्फ ज़ाब्ता फौजदारी में तब्दीलियों से नहीं होगा। और वो अपना शिगरी साहब आते हैं तो फिर उनसे ज़ाब्ता फौजदारी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक बड़ी सादा सी मिसाल देता हूँ जी। जापान कभी कोई बहुत गैर मामूली तौर पे महज़ब माशरा नहीं रहा, अगर आप जापान के बारे में कुछ भी थोड़ा सा भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने पिछले इन अ फ्यू डिकेड्स उन्होंने उसको दुनिया का मिसाली निज़ाम बना दिया है। अब मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि कैसे उन्होंने बनाया। उन्होंने पहली बात तो यह है कि इस तरह नहीं जज मुकर्रर होते जैसे हमारे यहाँ होते हैं। हर माशरे की अपनी एक साख्त होती है, उसकी अपनी ज़रूरियात होती हैं। इस माशरे की एक साख्त है, इसमें 1898 के 1860 के 2 कवानीन के तहत जो है ये निज़ाम चलाया जा रहा है पुलिस का, और अब उसमें ज़रूरत महसूस हो रही है जी तब्दीलियों की, जो आते ही नहीं करनी चाहिए थे, पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। देखिए, जापान में जज किस तरह मुकर्रर होते हैं, जिससे बात आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी। पहली बात तो ये है कि अलग सर्विस है, अलग जुडिशल सर्विस है। जैसे अब सूबाई सर्विस है हमारी, सूबाई अपना वो कमीशन होते हैं, मरकज़ में CSS के इम्तहानात होते हैं, उसका अलग कैडर बनाया जाता है। उसमें कौन लोग शरीक होते हैं? जो कानून की डिग्री रखते हैं। और आसान नहीं है कानून की डिग्री, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि भाई आपने हाज़री है या नहीं है और किसी भी अपना चक्कर चला लिया, कुछ चीज़ें रट ली और याद कर ली। प्रॉपर इम्तहान होते हैं। जापान का जो तालीमी निज़ाम है बड़ा अच्छा है, बल्कि ये जनरल ज़ियाउल वहाँ गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास तो वसाइल थे नहीं, हमने जितने थे वो सारे झोंक दिए उसमें तालीम में। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो इम्तहान होता है, फिर उसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग होती है, और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद उन्हें 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि भाई आप वकालत करना चाहें तो वकालत कर लें, प्रोसिक्यूशन में जाना चाहें तो प्रोसिक्यूशन में चले जाएं, और जज बनना चाहें तो जज बन जाएं। और इतना सख्त इम्तहान होता है कि इसमें जो जापान में वैसे खुदकुशी का कुछ रुझान तो पाया जाता है कि उसमें सबसे ज़्यादा तनासब इन लोगों का है जिसमें नाकाम हो जाते हैं। हालांकि वो कोई नाकामी नहीं होती, फेलियर नहीं होता, इसलिए कि बहरहाल जो टॉप के लोग हैं वही चुने जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है, अगर कोई CSS में नाकाम हो जाए तो ये नहीं वो ज़िंदगी में नाकाम हो गया या उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, उसने फोकस करके उसे पढ़ा नहीं है। अच्छा, उसमें फिर ये है कि मॉनिटरिंग होती है। जजों के इंतखाब का तरीका यहाँ देखिए आप क्या तरीका है कि एक साहब कल वकालत फरमा रहे थे, आज वो जज बन गए। भाई इस पर भी तो गौर करना चाहिए ना, सिस्टम को भी तो ठीक करना चाहिए ना। आपको जब फिर शिगरी साहब आएंगे तो फिर इस पे ज़्यादा तफसील से बात करेंगे। चलिए, ठीक है। तो अपना फिलहाल सियासत पे अगर आप चाहें तो बात कर लें। ठीक है, सियासत पे बात करते हैं, मगर आपने जिस तरह से आगाज पर स्टेट बैंक के तरमीमी बिल के हवाले से बात की थी, आरूर साहब इसी से बात कर लेते हैं। ऑपोजिशन की तो अक्सरियत थी, मगर जितने भी बड़े नाम थे ऑपोजिशन के वो सेनेट में नहीं पहुंचे, वो आए ही नहीं। जाहिर है वो दो देखिए, ये पॉइंट हम शुरू से एक्सप्लेन कर रहे हैं। हर रोज प्राइम मिनिस्टर टर्मिनेट हो जाता है, फारग हो जाता है। बात यह है हुकूमत की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो असद उमर साहब की सारी गुफ्तगू से बातें है जी। इसके बाद मजीद किसी गवाही की जरूरत है, लेकिन और भी अदरवाइज भी जाहिर है 3 साल के बाद उन्हें तब्दीलियों का ख्याल आया है और बहुत सी चीज़ों का ख्याल आ रहा है। लेकिन ये है कि इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी।
अपोजिशन चूंकि अंदर से बटी हुई है और एक दूसरे को नाकाम करने में लगी रहती है और अलग अलग मामला तय करती है, इसके इम्प्लीकेशंस ये हैं कि नहीं हटाया जा सकता इस वक्त वज़ीर आज़म को। अदम एतमाद से तो वो खुद ही दस्तबरदार हो गए, प्रैक्टिकली तो वो दस्तबरदार ही हैं, बाकी बातें जितनी मर्जी करते रहें। सही। और उसकी वज़ीर आज़म की मुलाकात होने वाली है, चीन के दौरे पर जाएंगे चीनी सदर के साथ, उसकी इम्प्लीकेशंस होंगी। अच्छा, और मुझे नहीं लगता कि कोई लॉन्ग मार्च भरपूर हो। इधर से ये अपना रात को मुआहदा हो गया है जमात इस्लामी के उसके दरमियान, वो मुझे समझ नहीं आई कि उसको खबर तो नहीं हो रही आ रही ज़्यादा तफसील के साथ, लेकिन ये है कि उनके अपने ज़राए ये कहते हैं कि मुआहदा हो गया है। जी जी बिल्कुल। वो वहाँ पे बड़ा सिंध हुकूमत पे दबाव है, पीटीआई इधर से जुलूस निकालेगी, तो सियासी सूरत हाल उलझी हुई है। और इसी का ताल्लुक है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से भी। देखिए मैं आपको बताऊं, 8 अदारे हैं जो रिपोर्ट करते हैं, उनमें से इंटरेस्टिंगली बाद अदारों ने तो सूरत हाल को बेहतर बताया है, और जो एतराज़ात किए गए हैं वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना उन्होंने पसंद किया असद उमर साहब ने। उसमें ये स्टेट कैप्चर क्या है, यानी हुकूमत जो है वो कारोबार कर रही है। वो हुकूमत क्या कारोबार कर रही है? हुकूमत सी पैक के मामले में ज़ाहिर है इंटरनेशनल बिडिंग नहीं कर सकती, और ये जो अदारे हैं 8 के 8, ये जो इंटरनेशनल कारपोरेट बिजनेस है मगरब के नुक्ता नज़र से उसे देखते हैं। एक तो ये पहलू ये है। दूसरी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में पिछले, अब मुझे नहीं मालूम इस साल किसने लिखा है, पिछले साल तक तो नजम सेठी साहब लिखते थे इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है, और वो ज़ाहिर है क्या लिखते होंगे इसमें। अब उन्होंने लिखा है या उन्हीं जैसे किसी आदमी ने लिखा है। इन फैक्ट वो रिपोर्ट ये कहती ही नहीं है कि करप्शन बढ़ी है, स्टेट कैप्चर है। स्टेट कैप्चर क्या है? सी पैक है, ठीक है, सही। फिर ये कोरोना का मामला है, उसमें ज़ाहिर है हेस्ट खरीदारी की गई, वो तो उसके सिवा तो कोई चारा नहीं था। दुरुस्त। और फिर ये है कि भाई मगरबी कंपनियों को बिडिंग में हिस्सा लेने नहीं दिया जाता। अब चीनी सरमाया है, चीनी कंपनियां हैं, 2 आज़ाद मुल्कों का मुआहदा है, चाहे उस मुआहदे में नकाइस भी हों, लेकिन जाहिर है ये वो जस्टिस नासिरा जावेद जो नायब सदर है उन्होंने कहा है यही बात कि असल चीज़ ये है कि कानून की हुक्मरानी नहीं है। तो कानून की हुक्मरानी तो नहीं है, यही वही पुरानी पुलिस है, वही अदलिया है, वही FIA है, वही सारे अदारे हैं, वही नायब है। तो जाहिर है नायब की क़यादत को अगर बदलने की ज़रूरत है तो उसे बदलें। अब वो कह रहे हैं कि भाई नायब कुछ नहीं करती, असद उमर साहब फरमा रहे थे, तो उसे क़यादत को बदलें ना अगर कुछ नहीं करती, और उसमें ट्रेनिंग का निज़ाम बेहतर बनाएं। मुदाखलत दूसरी चीज़ है, मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मुदाखलत का मतलब ये वो आज़ाद अदारा नहीं है। सही। तो न्याय चेयरमैन साहब खुद मुतमिन नहीं है, और वो ये कायम मकान तकर्रर क्या होता है इतने बड़े अदारे का। अब आपके इल्म में होना चाहिए कि गौर हो रहा है, कई नामों पे नाम लिए जा रहे हैं, मैं नहीं कह सकता कि जस्टिस जनरल बिलाल का नाम पे भी गौर हो रहा है, और वो जो साहब थे अपना एंटी करप्शन का क्या नाम है, बड़े मशहूर आदमी हैं, उनके नाम पे भी गौर हो रहा है, नायब में भी वो रहे हैं हुसैन समथिंग। तो वो ये या लीडरशिप बदले, इसमें यकसुई नहीं है इस मामले में, कहने क्या करना है। हाँ बिल्कुल, और बुला के तजावीज़ भी दी जा सकती है। अच्छा हारून साहब, कराची के हवाले से चले बात करेंगे, मगर उससे पहले आपने लॉन्ग मार्च का हवाला दिया था। लॉन्ग मार्च के हवाले से आपको बता दूं, खबरें ये है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को फरवरी से दोबारा से एक्टिव किया जा रहा है। वो जलसे भी करेंगी, जुलूस भी निकालेंगी, वर्कर्स कन्वेंशन भी करेंगी, पंजाब हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा। मरियम साहिबा को वापस लाया जा रहा है फरवरी के अंदर सियासत से। नहीं, वो वापस ही हैं, वापस आके उन्होंने अपना क्या वो फारसी में कहते हैं कि तू दुरून दर खाना चेक कर दी कि बरून खाना आई। पहले कौन सा कमाल कर दिखाया, पहले वही थी ना, तो कौन से बड़े जलसे हुए थे। जलसों के लिए फरवरी का महीना साजगार ही नहीं है। और अब्बा वो हाल जो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि अपोजिशन पार्टी में कोई नहीं है। इमरान खान साहब कभी कभी कहते थे, पता नहीं अब भी कहते हैं ये नहीं, कि लोगों ने मुझ में कोई कमाल नहीं था, लोग नवाज शरीफ से और जरदारी से तंग आए हुए थे, और उनके कारनामे तो अब भी वही हैं। देखिए ये अखबार नवीस हैं जो ये तासुर पैदा करते हैं कि हुकूमत जा रही है। हुकूमत की नाकामी में शुबह नहीं है, मैं दोहराता हूँ।
कोई कारनामा अंजाम नहीं दे रही। उस्मान बुज़दारों के साथ और महमूद खानों के साथ हुकूमत चलाई ही नहीं जा सकती। टीम नाकस है, इसमें शुबह नहीं है, लेकिन अपोजिशन के पास कोई वाज़े लाया अमल नहीं है। पीपल्स पार्टी के लोग ये कहते सुनाई, नून लीग के लोग कहते सुनाई देते हैं टीवी पे, मुख्तलिफ टॉप लीडरशिप तो कम कहती है लेकिन इशारतन कहते हैं, लेकिन निचले की लीडरशिप आए दिन हम सुनते हैं टॉक शोज में कि पीपल्स पार्टी ने बेट्रे किया। जो लोग इमरान खान को निकालने के हामी हैं, अखबार नवीसों में से पुरजोश हैं यानी इस सिलसिले में, तो वो भी ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने बेट्रे किया है। सही। पीपल्स पार्टी ये कभी कुछ कहती है, कभी अदम तावन की बात करती है, कभी लॉन्ग मार्च। क्या लॉन्ग मार्च वो करेंगे? बिलावल साहब क्या लॉन्ग मार्च कर सकते हैं? कराची से कहाँ से लाएंगे वो लोग? वहाँ तो उन्हें अपनी पड़ी हुई है, बल्दियाती अदारों का मसला है, और मैंने आपसे अर्ज किया था कि उन्हें इसमें सरेंडर करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है कि कराची शहर को जो है वो 96% सिंध का बजट वहाँ से आए और उनको मिले 2-4%? ये कैसे हो सकता है? ठीक है, ये मुमकिन ही नहीं है। ये कराची का एजिटेशन बढ़ता जाएगा। सही है। आप ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो उन्हें देना पड़ना था। सूरत हाल है जो है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का कुछ ना कुछ तो उन्हें देना ही पड़ना था बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से, मगर एमक्यूएम तो कोई और बात कर रही है। अरुण साहब, एमक्यूएम कहती है कि जमात इस्लामी को मामू बना दिया है पीपल्स पार्टी ने। नहीं, वो मामू बनाने की बात नहीं है। वो मुआहिदा जब इम्प्लीमेंट होगा कि वाटर बोर्ड उनके हवाले किया जाएगा, हॉस्पिटल हवाले किए जाएंगे, कि वो बल्दियाती अदारे हवाले किए जाएंगे, फलां चीज़ की जाएगी, फलां चीज़ की जाएगी। उन्होंने एग्रीमेंट तो किया है, मामू क्या बनाया है? मसलन वो अमल दरामद अगर नहीं होगा तो वो दोबारा एजिटेशन कर सकते हैं। कराची शहर पूरे का मूड यही है, और ये अफसोसनाक बात यह है कि ये भी वही है वो मसला है जो अपोजिशन में है कि अपोजिशन तकसीम है, कोई जामे लाहे अमल नहीं पेश करती। इसी तरह कराची के जो लोग बल्दियाती, मुतालबा तो सभी का एक है कि बल्दियाती अदारों को इख्तियारात मिलने चाहिए, और बिल्कुल सही है। अगर पंजाब में मिल सकते हैं, पख्तूनख्वा में कामयाब तजर्बा हो चुका है, पंजाब के लिए फैसला हो चुका है, तो सिंध के लोगों ने क्या गुनाह किया है कि उन्हें इख्तियारात ना मिले? और उनका बजट कम होते होते कोई 10वां हिस्सा रह गया है कराची का, इससे भी कम रह गया है। तो लेकिन ये इकट्ठे मिलकर काम करने के लिए तैयार नहीं है। सही है। हारून साहब, एमक्यूएम कहती है कि जमात इस्लामी के पास वैसे भी एक सीट ही है, मगर एमक्यूएम कहती है कि चूंकि हमारे कारकुनों ने लाठियां खाई, मारें खाई, तो उसके नतीजे में जमात इस्लामी से मुज़ाकरात हुए हैं। आपको लगता है कि एमक्यूएम अलग सतह पर जाती हैसियत में मुज़ाकरात करना चाहती है पीपल्स पार्टी के साथ और शिकवा कर रही जमात इस्लामी? मैंने आपके सवाल का जवाब अर्ज कर दिया, मैंने आपके सवाल का जवाब अर्ज कर दिया। इसमें शुबह नहीं है कि एमक्यूएम का जो कारकुन जो है वो जहां बहक हुआ, उसकी वजह से दबाव बढ़ गया, ये बात ठीक है। लेकिन जो 28 दिन उन्होंने धरना दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वही है, एक दूसरे के लत्ते लेते रहते हैं। मजाल है कि किसी काज एक है, इसमें कोई शुबह ही नहीं है कि वो दुरुस्त भी है, एक भी है, दुरुस्त भी है, इकट्ठे नहीं हो सकते। सही, एक दूसरे की टांगें खींचेगी, ये पाकिस्तानी सियासत का वस्फ है। ठीक है, चलिए बलोचिस्तान पे आ जाए ना। ठीक है, मैं बलोचिस्तान पे बात करती हूँ। अरुण साहब, अभी ब्रेक ले लेते हैं, काफी बात है, एक ब्रेक लेनी है, अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे बलोचिस्तान के हवाले से करेंगे, मगर इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुकूमत अनाउंस कर रही है, लाहौर रावी रिवर प्रोजेक्ट, उसको गैर कानूनी क्यों करार दिया गया, इसकी कुछ डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अब कुछ हम बात करेंगे लाहौर रिवर रावी प्रोजेक्ट के हवाले से। इस पर बात करने के लिए तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खबर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हसन खबर साहब, हमें प्रोग्राम मुकाबिल में ज्वाइन करने के लिए। वैसे तो लाहौर रिवर रावी प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत सारी डिटेल्स हम सब लोग जानते हैं, मगर आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो कुछ खास बातें की हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, उसके हवाले से भी बात करेंगे। ऐसा क्या मामला है कि लाहौर हाई कोर्ट ने तो इस प्रोजेक्ट को गैर कानूनी करार दिया है और इमरान खान साहब ये फरमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में अपना केस बेहतर पेश करेंगे, तो क्या ऐसे सुकम थे जो लाहौर हाई कोर्ट में आप लोग पोर्ट्रे नहीं कर सके, नहीं बयान कर सके, वाजे नहीं कर सके, के बावजूद इसके कि ये मनसूबा बड़ा शानदार है आपकी हुकूमत के मुताबिक? जी शुक्रिया। देखिए, दो बातें हमें समझनी पड़ेंगी। पहली बात यह है कि ये जो मंसूबा है, ये जो हमारी बेहंगम फैलाव है शहर का, अनप्लान्ड अर्बन स्प्रॉल है, ये एक्चुअली उसको रोकने के लिए, ये एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए है, और ये आपकी एयर क्वालिटी और वाटर टेबल को इम्प्रूव और रिवाइव करने के लिए और दरिया को रिप्लेनिश करने के लिए प्रोजेक्ट है। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जो शहर में प्लानिंग लाए, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, उस पर किसी को कोई इतराज नहीं हो सकता।
ठीक। अब आते हैं कोर्ट के फैसले की तरह। कोर्ट का जो फैसला है, उन्होंने बुनियादी तौर पर इस प्रोजेक्ट को गैर कानूनी करार नहीं दिया, लेकिन उन्होंने 2-3 जो बुनियादी नुकात उठाए हैं। एक, लैंड को अक्वायर करने के हवाले से है कि क्या ज़राई ज़मीन को अक्वायर किया जा सकता है, किस कानून के तहत किया जा सकता है और वो कैसे होना चाहिए। और उस सिलसिले में जो रूडा के कानून में कुछ तरामीम की गई थी, उनको उन्होंने उन शिकों को, चंद शिकों को कलअदम करार दिया है। दूसरा जो उनका डिसीजन का पॉइंट है, वो हमारे जो बल्दियाती इदारे हैं उनके हवाले से है कि बल्दियाती इदारों के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन उनकी मर्जी से ये होना चाहिए। और तीसरी जो उसके अंदर चीज है वो उसके हवाले से है, जो आपके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और मास्टर प्लानिंग के हवाले से है। ठीक। अब बात ये है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये बहुत जामे हिकमत अमली के बाद ये किया गया। इसके अंदर 7 जंगलात भी हैं, 3 बराजेज हैं, 8 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और पीछे बड़ा जामे एक मास्टर प्लान भी है, लैंड यूज प्लान भी है। तो अब गुमान ये हो रहा है कि जैसे वो जो केस प्रेजेंट किया गया उसके अंदर शायद अदालत को पूरी तरह हमारी लीगल टीम डिफेंड नहीं कर सकी। ठीक है। और ये हुकूमत का कानूनी राइट है कि कानून के दायरे के अंदर रहते रहते हम अपील का हक इस्तेमाल करें, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं और अपने मौक़िफ़ को बेहतर तरीके से बयान करें कि ये पंजाब के और सिटीजन्स के मुफाद का प्रोजेक्ट है। सही, ठीक है। हारून साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप सवाल करें। गुजारिश ये है कि जो प्रोजेक्ट की खूबियां आपने बयान किए उससे तो किसी को इनकार नहीं हो सकता। शहर का ज़ाहिर है बेहंगम फैला हुआ है, ये दूसरा कराची बन जाएगा और बनता ही जा रहा है, क्राइम रेट बढ़ रहा है और मतलब प्राइवेट आबादियाँ बस रही हैं, उसमें लोगों को तरह तरह की शिकायत हैं। हाउसिंग सोसाइटियाँ जो कुछ लोगों के साथ करती हैं वो आपको मालूम है। इन्वेस्टमेंट बहुत आएगी, मौसमियाती तब्दीलियों का जो 10 ममालिक शिकार हैं, सबसे ज़्यादा उसमें हम शामिल हैं। सवाल ये है कि आपने इस सतह पे अपना मुकदमा क्यों ठीक पेश नहीं किया? अब इसकी ये नायब के केसेस में भी यही होता है कि आखिर में वो डांट खा के तो वापस चले जाते हैं। तो यानी आपके लोग कोई तैयारी ही नहीं करते इस बात की, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हुआ समाअत के दौरान कि क्या तब्दीलियों की ज़रूरत है और वो अदालत को इस पर क्यों नहीं माइल कर सके कि ये तब्दीलियां हम किए देते हैं, बजाय इसके कि ये वो डिले हो जाए और सरमायाकारी का माहौल जो पहले ही ख़राब है और भी ख़राब हो जाए। जी हारून साहब, आपने वजह फरमाया और आपने अपने बात के पहले हिस्से में जो बात की वो स्पॉट ऑन है सर। और वो बात ये है कि बुनियादी तौर पर अगर आप लाहौर में सफ़र करें और एक कोने से दूसरे कोने पे जाएं, मिसाल के तौर पे आप कसूर से निकल के लाहौर शहर से होते हुए गुजरांवाला जाएं, तो हमें ये अंदाजा होता है कि जो शहर का फैलाव है वो किसी तौर पर शादरा तक ही जाएं तो आप कुछ करने के काबिल ही नहीं रहते, 2 घंटे लगते हैं नहीं रहते। और इल्लीगल हाउसिंग वहाँ से रायविंड रोड से शादरा तक जाने में 2-2.5 घंटे लगते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा फिर सर ये है कि हमारे जो लोग हैं, क्योंकि शहर का फैलाव ऐसा है तो अर्बन ट्रांसपोर्ट के जो मंसूबे हैं वो भी फीजिबल नहीं रहते। लोग अपनी गाड़ियां और ट्रांसपोर्ट और पैरा ट्रांजिट यूज करते हैं, जिससे फिर हमारे स्मॉग और एयर क्वालिटी के मसले हैं। तो उसको कम करने का सिर्फ एक तरीका था कि आप शहर को प्लान करके वर्टिकल ग्रोथ करें। अब इस आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बात से किसी को इनकार नहीं हो सकता, ये फवायद है, क्योंकि हम तो प्लानिंग लाने की बात कर रहे हैं, लैंड जोनिंग की बात कर रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने की बात कर रहे हैं और माहौल दोस्त बात कर रहे हैं। तो अब फिर गुमान यही हुआ कि जी शायद अदालत में ये केस सही तरह प्रेजेंट नहीं किया गया और इस चीज को भी देखा जाएगा कि वो क्या सुकुम रह गए, क्या हमारी बात के अंदर गैप था, और आगे जब हम जाएं सुप्रीम कोर्ट में तो इसको बहुत बेहतर तरीके से इस बात को प्रेजेंट किया जाए। ये जो वकला का इंतखाब है ये किसने किया था और कौन इसको मॉनिटर कर रहा था, या वकला पे छोड़ दिया गया था वो जो चाहें करें? नहीं, देखिए, मुगला पे हमारे जो पंजाब की लीगल टीम है हारून साहब, वो इसमें इन्वॉल्व थी और जाहिर है कि अदालत से बाहर उससे पहले कंसल्टेशन भी होती है, प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग्स भी होती हैं, वज़ीर आज़म खुद भी इसको देखते हैं, वज़ीर आला इसको बड़ा बगौर जिसका जायजा लेते हैं। लेकिन बहरहाल अदालत में जब आप जाते हैं तो अदालत के अंदर फिर ये लीगल टीम के हाथ में होता है कि उन्होंने कैसे अपना केस जो है वो प्रेजेंट करना। एहसान कावर साहब, आप पुराना मनाया अगर तो वजीर आला बेचारे क्या देखते होंगे, उनका कोई कानून का पस मंजर है, कोई यानी कोई एक्सपर्टीज है उनकी है? नहीं, मैं आपको सर अर्ज करता हूँ, क्या समझते हैं आप उनकी इस्तेदाद है इसकी कि वो इस तरह के मुकदमात को देख सकें?
जी बिल्कुल, नहीं मुकदमे को नहीं, मैं प्रोजेक्ट को देखने की बात कर रहा था कि देखिए मुकदमा जो है वो तो प्रोजेक्ट के बारे में था, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो है एक तो उनका प्रोजेक्ट भी वो क्या देख सकते हैं। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं कि चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं ये जितने हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसकी रिव्यू मीटिंग्स वो खुद देते हैं और बाकायदगी के साथ जहां पे चीजें फंसी हैं उसको फॉलो अप करते हैं, और जहां पे उनकी ओनरशिप चाहिए हो, उनकी ड्राइव चाहिए हो, वो सीएम सेक्रेटेरिएट से उसको ड्राइव करते हैं। वरना आपको पता है कि ये इतने बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं ये ऐसे चल नहीं पाते जब तक कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस जो है उसको पूरी तरह ऑन ना करें। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई आपके हक में फैसला आ जाए और जल्दी आ जाए ताकि इसे कोई नताइज निकल। ठीक है, चलिए वैसे एक बात कर दूं फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। हारून साहब आप तस्लीम नहीं करते, वरना हसन खबर साहब तो बचा चुके हैं, उस्मान बुज़ार साहब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप ऐसी तनकीद ना करें। अब बलोचिस्तान पे चलते हैं। नहीं वो आप भी तारीफ करें, हसन खबर साहब भी तस्लीम करें, कोई माकूल आदमी तो इसको कभी नहीं मानेगा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को वो देख भी सकते हैं, वो गुफ्तगू नहीं कर सकते, देखना तो बहुत दूर की बात है। अब उन्होंने अपना मौका बड़ी अच्छी तरह से पेश किया और बिल्कुल जो सही पॉइंट थे वो उजागर कर दिए कि भाई हम वहाँ अपना मुकदमा नहीं लड़ सके, और जाहिर है मुकदमा किसने लड़ना है जब आप मॉनिटरिंग नहीं है, कोहियन नहीं है। रोना तो यही है पीटीआई का कि भाई वो अपना कभी टीम ठीक से नहीं बना सकते, मॉनिटरिंग ठीक से नहीं कर सकते, और आखिर में जब खराबी पैदा हो जाती है तो फिर उसको संभालने की कोशिश करते हैं। ठीक है चलिए अब बलोचिस्तान पे हारून साहब, बलोचिस्तान से बड़ी दुखी खबर है, बड़ी अफसोसनाक खबर है। जो सुई में मुंदरानी मठ के करीब दहशतगर्दों ने हमला किया है उसमें सरफराज बुगटी साहब के कज़न भी हैं, वो भी शहीद हो गए, 4 लिवाज़ एहलकारों में वो भी शामिल थे। मगर बुगटी साहब ये फरमा रहे हैं कि हुकूमत जो है मुज़ाकरात के नाम पर मजाक कर रही है और रियासत ने हमें दहशतगर्दों के आगे फेंक दिया है। देखिए गुजारे ये है कि पूरे सिनेरियो को देखें। ये ठीक है दहशतगर्दों से मुज़ाकरात इस तरह से नहीं होनी चाहिए। मैं तो आपसे पहले भी कई दफ़ा कह चुका कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात किए जाते हैं। तालिबान तो इस पोजीशन में नहीं, पहली बात तालिबान का दिल ही नहीं चाहता अफगान तालिबान का कि उन पर दबाव डालें। उनका क्यों दिल चाहेगा, वो एक ही कबीला है, एक ही काम करते रहे हैं, अमेरिका से लड़ते रहे हैं, ये बुनियादी कंट्राडिक्शन है। और ये वो समझते नहीं, ये मतलब ये कि सियासत की इतनी सूझबूझ है नहीं। और इसी वजह से दूसरी वजूहात के अलावा ये भी एक वजह है कि दुनिया उनकी मदद को नहीं आ रही, यानी जो मुल्क उन्हें सबसे ज़्यादा सपोर्ट फराहम कर रहा है उसमें टेररिज्म रोकने की वो कोशिश नहीं कर रहे। वैसे कोई ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं है। सही। लेकिन इस मामले का असल पहलू और है। असल पहलू ये देखिए ना, एक वाक़या तो नहीं हुआ ना, पिछले दिनों 10 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। किस जगह पे वो का बड़ा दिलचस्प तारीखी मकाम है जिसका लोक शायरी में बड़ा जिक्र होता है। आज कोयटा में भी हुआ है, लाहौर में वाक़या हुआ जी, कोयटा में, लाहौर में वाक़या हुआ, अनारकली में वाक़या हो गया। और वाक़या अनारकली में होता है और जिम्मेदारी उसकी कबूल करती है BLA। हाउ कम? यानी लाहौर में अगर वाक़या होगा तो BLA या BRA उसकी जिम्मेदारी कबूल करती है। ये बड़ा बारीक नुक्ता है। BLA नहीं किया लाहौर का, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जरा सा गौर फरमाएं, ये BRA नहीं कर सकती। ये उन्हें क्रेडिट दिया जाता है, कर रही है रॉ। जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में वहां से टेररिस्ट निकलना शुरू हुए जो बलूचिस्तान के लोग अफगानिस्तान में थे, और इंडिया जो है वो कोलैबोरेशन से और काबिल इंतजामिया के कोलैबोरेशन से रह रहे थे, वो आ गए पहाड़ों में बलूचिस्तान के। वहां से उन्होंने, यानी इसकी निगरानी तो रहा करती है, और $500 मिलियन मिनिमम वो खर्च करती है। अब गालबन ज्यादा कर रही होगी। मोदी साहब एलानिया कह चुके हैं कि बलूचिस्तान को, वो अजीत दोवल कह चुका है। अच्छा, अब एक पहलू ये है जी। दूसरा पहलू ये है कि पाकिस्तान मीडिया के नजदीक बलूचिस्तान की कोई हैसियत ही नहीं है। कितने चैनल हैं, कोई एक बलोच एंकर है, आप जानते हैं। और बलूचिस्तान में यहाँ कोई वाक़या होता है, लाहौर में छोटे से छोटा वाक़या होता है, कोई आतिशजनी का वाक़या होता है, कोई हॉस्पिटल में वाक़या होता है, कोई होटलों पे छापे मारे जाते हैं, हर एक चीज़ की खबर दी जाती है। बलूचिस्तान की कितनी कवरेज होती है? बलूचिस्तान में हुकूमत तब्दील हो रही थी या नई हुकूमत आ गई और उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है,
तो उस पर किसने बात की? मेरा ख्याल है हमने ही थोड़ी सी बात की, उससे ज्यादा करनी चाहिए थी जी। ये अभी तक उसकी तरदीद तो नहीं हुई कि बजंजू साहब 2 बजे दफ्तर तशरीफ लाते हैं। दुरुस्त। भाई आपको हैरान कौन मैं बात बताता हूं, अनबिलीवेबल, 35% से ज्यादा बजट खर्च नहीं होता बलूचिस्तान का। करप्शन को तो छोड़ देना, वो तो अपनी जगह है ही। 35% से ज्यादा बजट खर्च करने की कैपेसिटी नहीं है, बाकी बच रहता है। पैसा मौजूद है, खर्च नहीं हो रहा। यानी पैसा तो खैर बलूचिस्तान का हक है। अब बलूचिस्तान की इतनी बड़ी सिग्निफिकेंस है, गवादर वहाँ वाक़ है, मुस्तकबिल का ताल्लुक उससे है, अपना मादनियात वहाँ है, वो रिकॉर्ड का मामला सेटल हो गया, वो काम शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के लिए निजात का एक दरवाज़ा खुलेगा। काफ़ी सपोर्ट उससे मिल सकती है माली हालात बेहतर होने में। इमरान खान ने ठीक कहा है सही। लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत की परफॉर्मेंस पे कितने प्रोग्राम होते हैं जी? बलूचिस्तान की हुकूमत जिम्मेदार है, ठीक है, और सिविल सर्विस जिम्मेदार है। आखिर वहाँ भी एक चीफ सेक्रेटरी बैठा हुआ है, वहाँ एक IGP होता है, वहाँ एक फाइनेंस सेक्रेटरी भी होता है। पैसे कैसे नहीं खर्च होते और इतना गबन कैसे हो जाता है? और मिल जाते हैं कुछ लोग जो पिछली हुकूमत कुछ ना कुछ जाब्ता पसंद थी, उसको निकाल के फेंक दिया। सही। और उसमें मैं आपसे कहता रहा कि सेनेट के चेयरमैन जो हैं विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, और बाद में मालूम हुआ कि मरकजी हुकूमत भी कुछ न कुछ आशीर्वाद उसमें हासिल थी। आप बलूचिस्तान पे सिर्फ इतना काम करें कि हर अपना महीने में एक दफ़ा हर चैनल से एक प्रोग्राम शुरू हो जाए तो आप देखिए हालात बदलना शुरू हो जाएगा। आप बलूचिस्तान को भूल गए। हादसा हो जाता है जब कोई यानी टेररिज्म का वाक़या हो जाता है, उस पर कुछ रोना धोना हो जाता है और कोई किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा देता है, कोई किसी को, जैसे सरफराज बुगटी साहब ने बहुत डट कर साथ दिया है वैसे, और ऐसे मौके पर उन्होंने खुलकर गुफ्तगू की है जब गुफ्तगू करना मुश्किल था। मैंने खुद देखा उन्हें बलूचिस्तान के सेमिनारों में, जहाँ हर वक्त पंजाब को मतून किया जाता है, वफाक को मतून किया जाता है। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात तो उनके पास हैं, लेवीज़ को पुलिस वो नहीं बनने दे रहे, हुकूमत काम वो नहीं करती, वज़ीर आला 2 बजे दफ्तर तशरीफ़ लाते हैं, और तरक्याती मंसूबों में बला की करप्शन होती है, और MP MPs को किसी तरह खुश रखा ही नहीं जा सकता। उस पर करे ना कवरेज मीडिया, और वफाकी हुकूमत भी मॉनिटरिंग करे, तो सूरत हाल बेहतर होगी। ठीक है, चलिए इसके साथ ही वो तो इंडिया की तरफ से तो थ्रेट रहेगा, ठीक है ना जी? ठीक है। चलिए एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, वफाकी हुकूमत ने जो फौजदारी कवानीन के अंदर 700 से ज़ायद तरामीम के मुसवदे की मंजूरी दी है, ये तजावीज़ हैं क्या और इन पर अमल दरामद क्या इतना ही आसान भी होगा या फिर मुश्किल तरीन होगा? एक ब्रेक से वापस आके इसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। फौजदारी कवानीन में जो तरामीम का मुसवदा मंजूर किया गया, इस पर बात करने के लिए साबिक़ IG सिंध अफजल अली शिगरी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके कीमती वक्त के लिए बेहद शुक्रिया आपका। सर, मुझे ये बताइएगा कि कवानीन के हवाले से, फौजदारी कवानीन के हवाले से तरामीम जो 700 के करीब हैं, उनके मुसवदे की मंजूरी तो हुकूमत ने दे दी है। ये बड़ा खुशाइंद है और बड़ी अशद ज़रूरत भी थी इस मामले के लेकर, मगर इस पर अमल दरामद कितना मुश्किल होगा ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं वही इसके खिलाफ सामने आ गए हैं कि ये कैसा कानूनी अमल है जिसमें हमारे साथ कोई मुशावरत नहीं की गई? ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इसके अंदर पाकिस्तान पेनल कोड है और कानून शहादत है। इस सब में इन्होंने उसमें वो चेंजेस किए हैं, लेकिन आपने मुशावरत की बात की और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान की जो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें पुलिस है, और पुलिस की लीडरशिप से भी मुशावरत नहीं की। मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों से बात हुई है, तो उनसे भी बात नहीं हुई। तो ये बुनियादी बात है कि इस पे एक्सटेंसिव कंसल्टेशन होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके अंदर इश्यूज हैं जिनको उन्होंने एड्रेस किया है। तो जब ये सूरत हाल होगी तो फिर जाहिर है फिर ये इसके अंदर जो है यकजहती या एक्सेप्टेंस का इशू आएगा। तो ये एक बुनियादी चीज है जिसको मेरा ख्याल है अब भी वक्त है ये कंसल्टेशन कर लेनी चाहिए। ठीक है, हारून साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आप कोई सवाल करना? शिगरी साहब, अपना वजीर कानून ने कहा है कि मुसवदा भेजा गया बार एसोसिएशन को, पाकिस्तान बार काउंसिल को भी और सुप्रीम कोर्ट बार को भी, और उन्होंने कोई इस पर तबसरा नहीं, कोई तजवीज़ तो दी नहीं उन्होंने कोई। जिससे ये तो उन्होंने तो कह दिया है, तो मैं तो पुलिस की बात कर रहा हूँ
कि पुलिस जो इसमें एक बहुत मेजर स्टेक होल्डर है, उनसे भी बात नहीं की। इसके अंदर जो कानून है उसमें आप जिन लोगों ने, माफी चाहता हूं मैं कथा कलाम कर रहा हूं, आप जिन लोगों ने पुलिस एक्ट बनाया था जो कोई बड़ा ही एक अहम दस्तावेज समझा जाता है, अगरचे उस पर अमल तो बराए नाम ही हुआ, पख्तूनख्वा में कुछ अमल हुआ, तो उनमें से किसी से भी मशवरा नहीं किया गया? नहीं, किसी से नहीं, बल्कि पुलिस रिफॉर्म कमेटी बनाई है लॉ एंड जस्टिस कमीशन में, जो कि चीफ जस्टिस साहब ने नोटिफाई की थी। उसका मैं कन्वीनर अभी तक हूँ, और वो हमारी कमेटी से भी नहीं पूछा। हमने जो कानून था उसमें बहुत सा लिखकर और उनको एक पूरी किताब प्रिंट करके सबको तकसीम की और सबको कहा कि आप इसको देख लीजिएगा, और उसमें पुलिस लॉ है और उसमें और बाकी चीजों का भी जिक्र है, लेकिन उसकी किसी ने उसको कोई इस किस्म का ना इम्पोर्टेंस दी और ना ही उसको देखा गया है। ठीक है। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल में इस तरह वो है कि वीडियो की शहादत कबूल की जाएगी, चालान 45 दिन में पेश होगा और ना मुकम्मल होगा, अधूरा नहीं होगा, और जो झूठा मुकदमा दायर करेगा उसे सज़ा हो सकेगी, उसका पासपोर्ट जब्त हो सकेगा, जुर्माना हो सकेगा, और बहुत सी चीज़ें हैं। इसमें कोई पॉजिटिव चीज़ें भी आपको नज़र आती हैं? सब ये ये एक बुनियादी तब्दीलियां हैं, और वो जो हालात चेंज हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इसकी ज़रूरत थी, लेकिन इसको बारीक बीनी से जो देखने की ज़रूरत थी वो नहीं हुई है। कि होता ये है कि हम कानून तब्दील कर देते हैं, और लेकिन उसको उस पे रिसोर्सेस कितने चाहिए, उसको प्लान कैसे करना है, उसकी तरफ नहीं देखते हैं। सही। और फिर अब ये जो है आपने फरमाया, जो अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो इस्तेमाल है उसमें बहुत से मसाइल हैं, और दुनिया ने उन मसाइल को पहले देखा है और फिर अपने कानून डिजाइन किए हैं, और हमने ये कानून बना दिया है, लेकिन उन चीजों को एड्रेस नहीं किया है। तो मेरा ख्याल है वो एक मुश्किल पेश आएगी। प्रोसिक्यूशन को अलग करने का कहा है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो प्रोसिक्यूटर सारा डिपार्टमेंट है उसको बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट कर दिया है। किसी किस्म का उनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि प्रोसिक्यूशन को सेट करने के लिए अलहदा इंडिपेंडेंट लॉ बनना चाहिए था, उन्होंने वो भी यहाँ डाल दिया। फिर इसी कानून में पुलिस की स्ट्रक्चरिंग की कुछ चीजें डाल दी। फॉर एग्जाम्पल कहा कि SHO जो है वो सब इंस्पेक्टर होगा, हालांकि पुलिस लॉ के अंदर ये इंस्पेक्टर है और मोस्टली इंस्पेक्टर्स लगे हुए हैं SHO, और शहर में बहुत बड़ा थाना होगा तो ASP लगा है, बिल्कुल दुरुस्त है, हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसकी यहाँ पे इसको डाउनग्रेड करने का कोई मकसद नजर नहीं है, और क्यों किया ये भी नहीं पता। हम ये भी कहते हैं कि जी पुलिस को रिसोर्सेज दें ताकि तफ्तीश की अखराजात और थाने के अखराजात लोगों से ये ना लें। अब उन्होंने कहा हम देंगे, और दो चीजें की, और साथ एक तो ये कि जी वो पैसे कहाँ से आएंगे, और दूसरा ये कहा कि जी उसको डिपार्टमेंट डायरेक्टली पुलिस स्टेशन को एलोकेट कर देगा। तो वो तो पुलिस डिपार्टमेंट को ही बिल्कुल वो अंडरमाइन कर देगी, उसकी लीडरशिप को, और वो नॉर्मल प्रोसीजर है, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। अंडरमाइन कैसे होगा? अगर पुलिस डिपार्टमेंट डायरेक्टली थाने को पैसे देगा तो अंडरमाइन कैसे होगा? नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट नहीं देगा, हुकूमत खुद एलोकेट करेगी बजट के अंदर, जो डायरेक्ट पुलिस हुकूमत बराह रास्त देगी। अच्छा, जी हाँ, बराह रास्त देगी। जी हाँ, ठीक है सर, बेहद शुक्रिया। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। आपका मतलब ये है कि ये रवा रवी में बना है, इस पे पूरी तरह माइंड अप्लाई नहीं किया गया, वजारत कानून में कुछ लोगों ने बैठ के बना दिया, और जिन लोगों से मशवरा करना चाहिए था उन्हें नहीं किया, उनसे नहीं किया गया। तो अब क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? मेरा ख्याल अब इस पे तो हम लोग, मैंने तो यही उनको राय दी है कि आप हुकूमत से टेकअप करें। नेशनल पुलिस मैनेजमेंट बोर्ड है, उनको मैंने कहा कि आप इसको देखें, वरना ये जो प्रोसीजर खास तौर पर जो है, और इसी तरह से जो कानूनी शहादत है, इसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स है, और उनको पहले डील करें, वरना ऑन ग्राउंड फिर होगा नहीं। ये बस बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो कि मजीद जन्म ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया साबिक आईजी सिंध अफजल अली शिगरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। हारून साहब, आपके भी वक्त का शुक्रिया। देखने वालों को मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।